जय हिंद सभी को, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी केमिस्ट्री का सेशन हम लोग देख रहे थे, केमिस्ट्री देख रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। जितना भी कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, हमने आपके सामने डील कर किया। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनका भी डिस्कशन, ठीक है ना, आपको वीडियो के थ्रू दे दिया है। 90 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको दे दिया गया है। अब चूंकि हम लोग पिछले क्लास में मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अगला जो चैप्टर हम लोग का, ठीक है ना, है वो है आपका एटम एवं मॉलिक्यूल्स। क्या है? एटम एवं मॉलिक्यूल्स था। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में। क्लियर है? और पिछले का चैप्टर अब जो लोग नहीं देखें वो कृपया, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर को देख लें। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। पूरा केमिस्ट्री को एकदम धुआं धुआं करेंगे जी, ठीक है ना, उड़ा देंगे केमिस्ट्री को एकदम। उड़ा देने का मतलब समझ के पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? कोई लोड लेने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं आइटम एंड मॉलिक्यूल्स को। आइटम एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। देखिए, आइटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर देखा जाए तो हम अपने सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग मतलब अपने इन्वायरमेंट में आसपास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, यानी जितना भी निर्जीव चीज है वो सब बना हुआ है किससे? परमाणु और अणु से, यानी कि एटम एवं मॉलिक्यूल से बना हुआ है जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ आ रहा है? तो कह सकते हैं कि जितना भी पदार्थ बना हुआ है वो एटम एवं मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यानी एटम एवं मॉलिक्यूल दोनों ही सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं, यानी कि कण है। यानी कि क्या है? आपका माइक्रो पार्टिकल है। क्या है? माइक्रो पार्टिकल है। तो जितना भी हम आसपास देखते हैं, ठीक है ना, जितना भी हम लोग अपने आसपास का जो भी निर्जीव चीज देखते हैं वो किससे बना हुआ है? वो आपको बना हुआ है आइटम एंड मॉलिक्यूल्स से, ठीक है ना। किससे बना हुआ है? आइटम एवं मॉलिक्यूल्स से। समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आइटम एवं मॉलिक्यूल्स क्या है? सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण, यानी कि माइक्रो पार्टिकल है। क्या है जी? माइक्रो पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? और इन्हीं माइक्रो पार्टिकल से, ठीक है ना, बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स मिलके किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये कोई पदार्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये क्या है? कोई पदार्थ है, कोई मैटर है। तो इसमें बनने में बहुत सारे परमाणुओं का सहभागी है, यानी कि योगदान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, चूंकि बहुत सारा परमाणु, आगे आपको बताएंगे, बहुत सारा परमाणु मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। और बहुत सारा आपका, ठीक है ना, मिलकर क्या बनता है? कोई पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो जाएगा? अणु एवं परमाणु, चूंकि उसी से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अणु एवं परमाणु है वो क्या है? आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल। समझ में आ रहा? यानी मूलभूत कण है। फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब है कि क्या है? मूलभूत कण है जिससे किसी पदार्थ का निर्माण हुआ है। अब देखिए, सवाल ये फिर उठेगा कि आपका अणु एवं परमाणु यानी कि आइटम एवं मॉलिक्यूल्स दोनों क्या है? सूक्ष्म कण है। दोनों क्या है? सूक्ष्म कण है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड मॉलिक्यूल्स? तो देखिए, आराम से सुनिए, ठीक है, कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखिए, आइटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस की अगर बात करें तो ये आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी आइटम क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन में ये क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि क्या? उसमें भाग लेगा। और मॉलिक्यूल्स भाग नहीं लेगा। मॉलिक्यूल्स आपका भाग नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि कौन भाग लेगा? ये लेगा। और दोनों में अगर सूक्ष्मतम ज्यादा कौन है? तो दोनों में सूक्ष्मतम आपका कौन है? यानी अणु और परमाणु की बात की जाए, यानी कि अणु हो गया, ये परमाणु हो गया, ये आइटम हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। तो दोनों तो अगर देखा जाए सूक्ष्मतम कण ही है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ये इससे भी सूक्ष्म कौन है? आइटम है। इससे भी सूक्ष्म कौन है? आइटम है, यानी कि परमाणु है। ठीक है, अब
इससे भी सूक्ष्म कम है, यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी कि अणु बनता है, ठीक है ना। आइटम मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अब देखिए इसके बारे में ऐसा नहीं है कि विदेशी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नहीं बताया। अगर आइटम की अगर बात किया जाए, पदार्थ की बात किया जाए, पदार्थ के जो पदार्थ जिन मूलभूत कणों से बन के मिलकर बना है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसके बारे में सबसे पहले अगर कोई बताने वाला है तो गर्व करने वाली बात है हमारे देश के ही, ठीक है ना, उस समय के बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, जो कौन थे, ऋषि कनाद, ठीक है ना। ऋषि कनाद ने कण की, ठीक है ना, परिभाषा दी, यानी पदार्थ किसी कण से बना हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है इन्हीं के आधार पर उनका नाम क्या पड़ा हो, ऋषि कनाद पड़ा हो। तो सबसे पहले अगर कोई पदार्थ किसी कण से मिलकर बना है, वो किसने बताया, तो ऋषि कनाद ने बताया, ठीक है। किसने बताया, ऋषि कनाद ने बताया। यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, वो कोई सूक्ष्म कण के बारे में कौन बताया, ऋषि कनाद ने बताया, ठीक है। आगे चल के, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा विदेशी यात्री आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन डाल्टन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखिए ये सबसे सूक्ष्म कण है, क्योंकि देखिए ये मॉलिक्यूल्स बनने के लिए आपको, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक आइटम मिलता है, ठीक है ना, तब क्या बनता है, जब मिलता है तब जाके मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, तब जाके मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, सेल एवं टिश्यू, यानी कि बहुत सारा जब सेल का कॉम्बिनेशन होता है तब टिश्यू का निर्माण होता है। उसी तरह से कुछ यहाँ पे समझिए कि बहुत सारा जब, यानी कि दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक, ठीक है ना, आपका जो आइटम मिलेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। अभी आपके बात कर रहे थे कि दोनों में डिफरेंस, तो ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और ये मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें भाग सिर्फ ओनली कौन लेगा, आइटम ही लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस O2, तो क्या बनाया, CO2, क्या बनाया, CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, CO2। तो ये जो CO2 हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, अणु है, ठीक है। और ये क्या है, परमाणु है, परमाणु मतलब आइटम है। और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। अब रह गया ये बात, ठीक है ना। अब देखिए O2, अगर O2 को सम्मिलित रूप से अगर लिया जाए तो यहाँ तो O2 ना हो गया, दो ऑक्सीजन है ना, तो ये तो अगर देखा जाए तो ये तो मॉलिक्यूल से ही है, यानी ये क्या है, आपका अणु ही है। तो बोलिए ये सवाल उठेगा कि नहीं, बोलिएगा बताइए सर, अभी आपने कहा कि रिएक्शन में ओनली फॉर आपका परमाणु भाग लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम समझ गए कि चलिए कार्बन परमाणु है, एक है, ठीक है ना, यानी कि एक है, तो यहाँ सिर्फ परमाणु ही होगा। ये चूंकि ऑक्सीजन है O2, यानी दो गो, तो इसमें बताइए ये तो आप अणु है, तो फिर ये कैसे रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जब रिएक्शन होता है तो ये डायरेक्ट O2 के रूप में कार्बन से रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि जब भी रिएक्ट करेगा तो पहले ये O2 है, तो ये दो गो ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन में टूटेगा और यहां से कार्बन आएगा, आ रहा है समझ में, यहां से कार्बन आएगा, अब ये रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्ट करेगा, तो अब देखिए जब ये रिएक्ट करेगा तो ये अकेला परमाणु, अब ये भी परमाणु कहलाएगा और ये भी परमाणु कहलाएगा, समझ में आ रहा ना। यानी पहले अगर अणु होगा, अगर कोई भी अणु है, समझ में आ रहा, यानी कोई मॉलिक्यूल से, तो पहले वो आइटम में टूटेगा, तब जाके आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एक केमिकल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक व्यवस्था से फिर से अपने आप में अरेंज होगा, आ रहा है समझ में। यानी कि तब ये आपस में मिलके एक क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, यानी रासायनिक बंधन बनाता है। क्या बनाता है, रासायनिक बंधन, जो एक तरह से क्या होता है, फोर्स का काम करता है, जो एक दूसरे को बांधता है, यानी कि बल का काम करता है, ठीक है। तब जाके ये अरेंज होता है और बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, कि ये आपका भाग लिया, देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो डायरेक्ट भाग लिया ही नहीं, पहले वो पर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल था तो आइटम में टूटा, तभी वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। जैसे आप, ठीक है ना, H2 प्लस O2 ले सकते हैं, यानी जब जल बनता है तो वहां भी देखिएगा कि ऑक्सीजन जो होगा आपका, ठीक है ना,
जैसे H2O, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, और देखिए ये इतना सूक्ष्म कण होता है, इतना सूक्ष्म कण होता है कि बहुत सूक्ष्म कण होता है। समझ लीजिए कि चींटी देखें, चींटी उससे का भी समझ सकते हैं कि कई हजार गुना उससे भी छोटा, समझ में आ रहा है, कई हजार, बहुत ज्यादा फिर भी हो जाएगा जी, लाख गुना, कई करोड़ गुना भी उससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये आपका सूक्ष्म कण हुआ। ठीक है ना, डिफरेंस देख लिए, आ रहा है समझ में। अब देखिए कि जो आइटम एवन मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा है ना, आइटम एवन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये रिएक्ट करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है फोर्स की तरह, इतना तो समझ गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि शुरुआती दौर में, ठीक है ना, आपका आइटम एवं मॉलिक्यूल्स के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक है ना, तो शुरू में तो बोला गया कि किसी भी पदार्थ का जो अंतिम भाग होगा, यानी अंतिम जो सूक्ष्म कण होगा, वो क्या होगा, आइटम ही होगा। समझ आ रहा है, अंतिम सूक्ष्म कण कहने का मतलब किसी को तोड़ते गए, अब अंतिम रूप में जो बचा अब टूट नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, वो आइटम ही होगा। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वर्तमान में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, खोज हो चुका है। तो अभी हम लोग तो प्रेजेंट में जानते ही हैं कि किसी भी परमाणु को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। समझ में आ रहा है, यानी कि उससे भी छोटा सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है, लेकिन उस समय ऐसा ये चीज नहीं पता था। तो उस समय सबसे सूक्ष्म कण कौन था, आपका अणु ही था, सॉरी परमाणु ही था, उससे अणु निर्मित था। आ रहा है समझ में। अब केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है कि इससे संबंधित, यहाँ पे देखा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन को प्रतिपादित करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। समझ में आ रहा है, कुछ नियम है, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रतिपादित हो रहा है उसके लिए कुछ नियम है, यानी कि कुछ लॉ है, यानी इसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना, यानी कि रासायनिक बंधन, रासायनिक फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे संबंधित कुछ नियम है। तो कितने नियम है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से दो ही नियम है, यानी कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कितने हैं, दो हैं। ठीक है ना, पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मुख्य रूप से दो ही हैं, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसको हिंदी में कहेंगे आपका, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हिंदी में इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा जो है आपका है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये नंबर एक और ये नंबर दो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि निश्चित अनुपात का नियम। क्या बोल सकते हैं, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, मुख्य रूप से यही दो है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके अभी देखेंगे। ठीक है ना, मुख्य रूप से, और इससे के अलावा भी कुछ और नियम है, तो ठीक है ना, उसको भी देख लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है ना, तो पहले चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। नंबर वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
ठीक है, हिंदी सुन लीजिए क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आ रहा है समझ में, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है ना, गर्मी बहुत है, क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि फैन ऑफ कर देते हैं ना, नहीं तो होगा क्या कि अगर फैन चला के अगर वीडियो बनाए तो उसमें फैन का भी आवाज आ जाएगा, तो मेरा आवाज, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए फैन ऑफ रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना, हम जब मैनेज कर रहे हैं तो आप ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिपादन किसने किया था। इसका सब प्रतिपादन लेवेजियर ने किया है, ठीक है ना, यानी इसका प्रतिपादन, इस नियम का आपका, ठीक है ना, प्रतिपादन, यानी कि इस पे जो वर्क किया है उस साइंटिस्ट का नाम है लेवोजियर, ठीक है ना। कब किया है आपका 1774 ईस्वी में, ठीक है ना, कब किया 1774 ईस्वी में, ठीक है ना। लेवोजियर ने इस पे इसका प्रतिपादन, यानी लेवोजियर ने ये नियम दिया, ठीक है ना। ये नियम किसने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लेवोजियर ने दिया। कब दिया, 1774 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए इसके आगे अब इसकी बात और कर लेते हैं कि इसमें देखिए आगे क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इट मीन्स यानी कि इसका अगर अर्थ देखा जाए इस लॉ का, ठीक है ना, तो इसके अनुसार कि अगर, ठीक है ना, कि किसी भी रिएक्शन में, ठीक है ना, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, एनी केमिकल रिएक्शन, तो कोई भी आपका अभिक्रिया में, ठीक है ना, अभिक्रिया या रिएक्शन, बात देखिए, कोई भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर प्रोडक्ट का जितना मास होगा, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन अगर होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, उत्पाद, ठीक है। अब इस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट भाग लेगा, क्या लेगा, रिएक्टेंट, ठीक है ना, यहां भी कोई रिएक्टेंट रहेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक है ना। तो यह नियम कहता है कि अगर केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, जैसे देख लीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट के रूप में आपका बन के आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला, इसको चलिए इसको यहां पे रख देते हैं, ठीक है, समझिए इसको, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझते हैं। कहने का मतलब देखिए कि ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, यानी यह एक अभिकारक है और यह एक अभिकारक है, दोनों आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बना, यानी कि ये उत्पाद बना, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका कहना है कि जितना इसका मास होगा ना, उतना ही इन दोनों के योग का बराबर मास होगा, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर कोई रिएक्टेंट अभिक्रिया करता है तो दोनों का जितना मास होगा, दोनों का जितना मास होगा, आ रहा है समझ में, वो किसके बराबर होगा, जो बना है प्रोडक्ट ना, उसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इसको और अच्छे से कि आपका, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, इसी को, ठीक है ना, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, आ रहा है समझ में। तो क्लियर है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, यानी कहना तो यही चाह रहा है कि अगर कोई पदार्थ, कोई भी, ठीक है ना, मिलकर अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो इन दोनों जोड़ने के बराबर इसका अगर, ठीक है ना, द्रव्यमान, कहने का मतलब कि 100 ग्राम आता है, तो अगर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, अगर ये आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो इसका भी कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है ना। भले ही इन दोनों का कुछ भी हो सेपरेट, लेकिन जोड़ने के बाद अगर 100 है, ठीक है ना, और रिएक्ट होके तो जो बनेगा उसका भी क्या होगा,
100 होगा, समझ में आ रहा है, यानी कि 100 ग्राम होगा फॉर एग्जाम्पल में। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मास कैन नॉट, ठीक है ना, डिस्क्राइब, मतलब कि ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही, ठीक है ना, आपको खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मास का यानी कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले पढ़े होंगे जस्ट लाइक, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है कैसे पढ़े होंगे कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरह का, कुछ उसी तरह का तो नहीं, कुछ वही है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं। बस वहां पे एनर्जी था, यहाँ पे क्या है, मास है। तो ये कौन बताने का काम कर रहा है, ये लेबोजियर ने बताया। कब बताया, 1774 ईस्वी में, यानी कि ठीक है ना 1774 में बताया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इससे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का और आगे प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम मान लेते हैं सपोज डाइट, ठीक है ना, कि अगर कार्बन है आपका 20 ग्राम, क्या है, कार्बन है 20 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका 30 ग्राम, कितना है, 30 ग्राम। तो ये प्रोडक्ट का जो मास होगा इन दोनों को योग के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। यानी कि जितना इधर, तो इधर 50 जोड़ने पे, तो इधर भी किसका होगा, 50 ग्राम, समझ में आ रहा है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है कि, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है ना। इसके जगह हम, ठीक है ना, जल भी बना सकते हैं, H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर मान लेते हैं इसका 10, इसका 30, तो इसका 40 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। और फिर आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए कि अगर हम एक क्वेश्चन को अगर देखें तो मान, ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ हो कि आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट रिएक्ट करता है आपका किससे, HCl के घोल से, ठीक है ना, किससे, HCl के घोल से, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाता है आपस में, ठीक है ना, इंटरचेंज कर लेता है, ठीक है ना, आपस में क्या कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये सोडियम इससे आ जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। देखिए ये सोडियम और ये क्लोराइड, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और प्लस क्या बना, तो और प्लस देखिए क्या बना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोनेट है, तो 3 गो कार्बन है, तो यहाँ से आपका CO2, ठीक है ना, तो यहाँ से निकला क्या, CO2। इसका एक ऑक्सीजन अभी भी रह गया है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, 2 हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, तो मिलकर क्या बना, H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो ये आपका रिएक्ट करने पे ये बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, HCl के घोल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड और बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है जल, ठीक है ना, और क्या बनाता है, जल। तो अगर इसका हम, ठीक है ना, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि ये आपका जो टोटल है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका मास अगर दे दिया है कितना, कि मान लेते हैं इसका दे दिया है 10.5 ग्राम, कितना दे दिया है, 10.5 ग्राम, और HCl का आपका दे दिया है, ठीक है ना, मान लेते हैं कितना, 20 ग्राम, कितना दे दिया, 20 ग्राम। और यहाँ इसका जो बन के आया है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, HCl घोल के साथ, ठीक है ना,
तो सोडियम क्लोराइड, तो अब इसको जल को हटा ही देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इतना ही तक कह रहा होगा, मतलब कह रहा है, ठीक है ना, कि वो सोडियम क्लोराइड, तो इसका अगर हम मान लेते हैं कि 15 ग्राम, कितना, 15 ग्राम, ठीक है ना, 15 ग्राम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, जल को हटा दिए हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, ठीक है ना। देखिए, नहीं तो फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका मास आपका है, ठीक है ना, कितना, 10.5, वो रिएक्ट करता है HCl घोल के साथ, जिसका HCl घोल का, ठीक है ना, मास है 20 ग्राम। रिएक्ट करने के साथ बनाता है सोडियम क्लोराइड जिसका मास है कितना, 15 ग्राम। तो अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। समझ में आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधा अप्लाई कर दीजिए ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे देखिए, इन दोनों के जोड़िएगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा किसके बराबर होना चाहिए, यानी जितना इधर उतना ही इधर होगा। तो इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना आएगा, 30.5 होगा कि नहीं जी। इन दोनों को जोड़िए कितना होगा, 30.5 है कि नहीं। इधर भी कितना आना चाहिए, 30.5 ही। इधर आ कितना रहा है, एक 15 ग्राम, और इसका नहीं पता था, इसको प्लस में x मान लेते हैं, है कि नहीं। अब इधर जाके अगर इसको माइनस कर दें, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का इधर जितना जितना ही इधर होना चाहिए, यानी इधर भी तो 30 होना चाहिए, 30.5 ही, ठीक है ना। तो अगर हम इधर जाके अगर माइनस कर देते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकलेगा। और 30.5 में से आप इसमें से 15 घटा दीजिए, सीधा कितना आएगा आपको, 15.5। आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर विल बी 15.5 ग्राम। आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हो सके इस तरह से अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको क्या कर देना है, इजी तरीके से बना देना है, ठीक है ना। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर भी समझ में आ रहा है, कितना होगा, 15.5 ग्राम आंसर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है ना, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट आपका, सॉरी सिल्वर नहीं जी, ले लेते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, एसिटिक, ठीक है ना, एसिटिक एसिड से, किससे कराते हैं, एसिटिक एसिड से, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड से कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है ना, वो आएगा सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है ना। क्या बन के आएगा, यहाँ पे सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, एसिटिक एसिड से क्या बन के आएगा, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है ना, CO2 और H2O, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें और क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है ना, कार्बोनेट है, इसका मास अगर दे दिया जाए कि 7.3, एसिटिक एसिड का मास, ठीक है ना, दे दिया जाए क्या, 7, यानी कि ग्राम में, ठीक है। सोडियम एसिटेट का दे दिया जाए आपका, कितना क्वेश्चन में दिया था सोडियम एसिटेट का, कितना, 9.2, कितना, 9.2, और यहाँ पे इसका दे दिया जाए आपका कितना, 3.2, और प्लस यानी कि इसका दे दिया जाए 1.9, 1.9 आ रहा है समझ में, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से क्या ये, ठीक है ना, मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से क्या ये सही है कि नहीं। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको जोड़िए, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, तो 17.3 और 7 कितना हुआ, 14.3, यानी रिएक्टेंट ऑफ, ठीक है ना, यानी कि ये उस पे है कि नहीं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर ऐड कीजिएगा आप, ठीक है, हाँ, रिएक्टेंट ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट,
मास ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 14.3 और उतना ही होना चाहिए क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो इसको अगर ऐड कीजिए तो देखिए 9.2 और 3.2, तो यहाँ पे ऐड हो क्या गया, ठीक है ना 12.4, 12.4 को अगर हम ऐड कर देते हैं 1.9 से, तो ये भी कितना आ गया आपका, यानी कि ये भी टोटल ऐड करने के बाद इतना ही आ जाता है 14.3, यानी कि ये इस लॉ को, यानी इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है ना, आप इसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इसका जवाब दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, हम ले लेते हैं H+O2 और इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा H2O। अगर मान लेते हैं कि ये है 5 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे ये जो H2O बना है उसका हम वजन दे देते हैं, ठीक है ना 7 ग्राम। क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें इसका मास कितना होगा, O2 का मास बताइए, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, मास ऑफ कंजर्वेशन को। तो हम लोग अगर देखते हैं केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, ठीक है, केस ऑफ CO2, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसमें CO2 किस से मिलकर बनता है, कार्बन एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन। अब देखिए आपको पता है कि एक कार्बन के लिए जो मास होता है कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16। तो यहाँ तो चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जो रेशियो बन के आएगा आपका, ठीक है ना, कितना आएगा, अच्छा ये तो निश्चित अनुपात का नियम हो जाएगा, हाँ निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है ना, ये तो अगला में आ जाएगा, चलिए ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, निश्चित अनुपात के नियम में इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा इसमें भी आ नहीं सकता है जी, चलिए देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन चूंकि 2 को है, एक के लिए 12 और 2 के लिए कितना 32, इसको काटेंगे, काटिएगा तो 4 के पहाड़ा से कितना आएगा 3 मरते में, और ये 8, इस रेशियो में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या है, ले लेते हैं इधर CO2, ठीक है ना, और इधर ले लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लिए कि 44 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम नहीं कर सकते हैं, 44 प्लस 6, हाँ 44 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम है, तो कार्बन आपका 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन आपका 36 36 32 32 होना चाहिए ना, हाँ 32 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 32, इसको ऐड कीजिए 4 44, ठीक है ना, रेशियो की बात करिएगा तो रेशियो काट के उतना ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको अगर काटिएगा 12 और 32 तो कितना आएगा आपका 3 और 8, इसी रेशियो में आया, ठीक है ना। अब उसी तरह से कि अगर इसका हम आधा देख लेते हैं, यानी कि 22, ठीक है ना 22, तो इसका कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, और इसका 6, 16 6 कितना 22, अगर इसको काटिएगा, ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा 2 से पहाड़ से काटिए, तो रेशियो तो 3 इतना ही, तो यहाँ भी तो उतना ही आएगा कट के 3 और 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। फिर आगे फिर देखते हैं कि और काम कर देते हैं 11, ठीक है
11 और तो यहाँ पे और हो जाएगा 8 और 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी फुलफिल कर रहा है ये। चलिए अब क्वेश्चन ये आ जाए कि आपका क्वेश्चन कि ये 64 ठीक है, क्वेश्चन कि अगर ठीक है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई बनने में ठीक है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर कितना है 4 है, ऑक्सीजन 4 है, आ रहा है समझ में? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ऑक्सीजन कितना हिस्सा ले रहा है 4, ठीक है। तो ये जब 4 हिस्सा ले रहा है तो आपका कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास कितना होगा, ठीक है ना। तो सीधा सा बात देखिए कि देखिए यहाँ पे ठीक है ना, चूंकि 3.8 के रेशियो में था, ठीक है ना, तो देखिए ये आधा हो गया, समझ में आ रहा है? तो रेशियो के हिसाब से ये भी आधा होगा, तो इसका कितना होगा, सीधा सा बात, इसका आधा कितना होगा 1.5, तो सीधा आंसर क्या जाएगा 1.5 जाएगा। आ रहा है समझ में ना? यही से लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भी ठीक है ना ये आपका समझ सकते हैं। चलिए आगे आगे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि जगह नहीं बच रहा है, अच्छा जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार हम हट जा रहे हैं, ठीक है ना, जगह नहीं बच रहा है इधर से हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि हम इसको साफ करेंगे फिर आगे बताएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसको साफ करते हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आपका एक दो ठीक है ना क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम लोग खत्म करेंगे, तब हम लोग आएंगे किस पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, किस पे आएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आएंगे। तो चलिए इसके आगे और बताने के लिए तो हमको बोर्ड को साफ करना ही होगा। चलिए इतना से काम हो जाएगा जी। चलिए इधर का भी साफे कर देते हैं, तब तक आप लोग ठीक है ना जो क्वेश्चन दिए थे उसका जवाब ढूंढिए और ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आंसर कितना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि सिल्वर ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, कि सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट कर रहा है ठीक है ना सोडियम क्लोराइड से, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट ठीक है ना आपका रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो बना रहा है क्या, तो बना रहा है आपका सिल्वर क्लोराइड, यानी कि ये क्लोराइड इस सिल्वर से जाके मिलेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट से मिला, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन दे दिया गया है कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का जो आपका ठीक है ना, या आप फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं या आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे क्या बना, सोडियम नाइट्रेट, अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का जो मास दे दिया है 40 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे इसका मास दे दिया है ठीक है ना सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है 35.5 ग्राम, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का दे दिया है 20 ग्राम। क्वेश्चन है कि आपका सोडियम क्लोराइड का मास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का मास
क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो चलिए आप लोगों के पास कुछ समय है, आप बताइए इसका मास क्या होगा, ठीक है ना। तब तक हम क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, किससे करता है, सोडियम क्लोराइड से, तो वो बनाता है सिल्वर क्लोराइड और क्या बना रहा है, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, जिसमें से आपको दिया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है सिल्वर क्लोराइड, उसका वजन दे दिया है, ठीक है ना, 35.5, और सोडियम नाइट्रेट का वजन दे दिया है 20 ग्राम, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि इसका कितना होगा। तो सीधा सा बात है ना, इसको आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और जितना आएगा, मान लीजिए एक्स वैल्यू आ रहा है, उस एक्स वैल्यू में से इस 40 को माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, सीधा सा बात। तो इसको आप देखिए, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 55.5, ठीक है ना। और जितना इधर वैल्यू होगा उतना ही इधर वैल्यू होना चाहिए, 55.5 है कि नहीं, इतना ही होना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी हमको पता है कि एक 40 दे दिया है, तो 55.5 पूरने के लिए क्या चाहिए, और इसमें कितना ऐड करें, तो कितना ऐड कीजिएगा इसमें 15.5, यानी कि इससे घटा दीजिए, तो घट के कितना आएगा 15.5, यही आंसर आएगा आपका किसका, सोडियम क्लोराइड का। आ रहा है समझ में? तो ये आपका इस तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम से। आ रहा है समझ में? तो ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर है भैया। अब देखते हैं कि आगे, ठीक है ना, आगे देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, यानी कि जल बनाता है, ठीक है ना, H2O, तो जब भी कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन के लिए तो कितना होता है, 1 मास, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 1 के लिए 16, तो ये कंबाइन करेगा तो H2O बनाता है, यानी कि H2O, तो यानी कि जब ये कंबाइन करेगा इसके लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये जब क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 के लिए 1, तो 2 के लिए 2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के लिए कितना, 16। इसको अगर देखिएगा 1.8 इसका रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1.8 रेशियो निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये है कि आगे अगर इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से इसको याद रखिएगा, तो इसी पे आधारित अगर क्वेश्चन दे दे कि आपका कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बन रहा है, H2O, यानी कि जल बना रहा है, ठीक है ना। तो आप ये रेशियो देखिए, कहने का मतलब है ये रेशियो कहीं से ले आइए, ठीक है ना, समान ही रहता है, ठीक है ना, आगे आप बताएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर दे दिया जाए कि ये देखिए इसका 3 है, कितना, 3 ग्राम, आ रहा है समझ में। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा तो जल बन रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम होगा, ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, आ रहा है समझ में। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आप सीधा समझिए, आ रहा है समझ में, कि यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा जल का, कि जब यहाँ पे जल बन रहा है तो 1 है रेशियो किसका, हाइड्रोजन का, तो 8 किसका है, ऑक्सीजन का, है कि नहीं। तो देखिए 1 है हाइड्रोजन का, 1 है तो इसका 8 है, जब इसका 3 होगा यानी कि इसे 3 गुना, तो ये भी तो 3 गुना होगा, यानी जब 8 है तो 3 गुना कितना होगा, 24, सीधा सा आंसर किसका कितना होगा, 24। समझ में आ रहा है कितना होगा, 24 होगा, आ रहा है समझ में। और आगे वाला भी क्लियर हो जाएगा, समझा रहा है, इसी से रिलेटेड आज ये, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे रिलेटेड है, और जब आपको बताएंगे निश्चित अनुपात का नियम, देख रहे हैं अनुपात के आधार पर भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम रहने ही देते हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन रहने देते हैं। एक क्वेश्चन जब हम कराएंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, तो उसके लिए रहने देते हैं। तो चूंकि समय हो गया है तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो हम लोग अगला जो टॉपिक आप लोग को पता है कि क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। समझ में आ रहा है। तो चूंकि आप लोग तो लाइव ये क्लास देख नहीं रहे हैं, तो अगर कैसा क्लास लगा, ठीक है ना, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, और इसमें क्या अगर नहीं समझ में आया, कहने का मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है ना, कमेंट करें।
अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। जैसे ही नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो टॉपिक याद जो नहीं समझ में आया ना, तो पहले उसको हम फिर से आपको डील कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप लिख दीजिएगा कमेंट में हमको कि यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो उसको फिर से डील कर देंगे। और समझ में आया है तो पर भी, ठीक है ना, कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया, ठीक है ना। ये एक तरह से क्या हुआ कि हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि कह सकते हैं कि आपका कमेंट, ठीक है ना, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, यानी मेरा एनर्जी का सीक्रेट क्या है? आपका कमेंट्स ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे और हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको, ठीक है ना, सामने रख सके, आपके लिए ला सकें। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री से यानी कि ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक है ना, इवन बीपीएससी, आ रहा है समझ में, रेलवे, ग्रुप डी, डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है? आप उसको चुटकी में यूं बनाइएगा, ठीक है ना, उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट से। आ रहा है समझ में? और इसको देखिए, नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए, नहीं तो किसी भी ऑथेंटिकल, ठीक है ना, कोई बुक है उसको ही पढ़िए। और यहाँ से तो आपको कॉन्सेप्ट हम दे ही रहे हैं, ठीक है। और देखिए कि और इसमें क्या समझ लीजिए कि हम, चूंकि देखिए अभी आपका, ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, चूंकि, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन देने में हो सके हमको लेट हो गया हो, लेकिन आपको पता है कि दरोगा का जो है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना, 1799 पदों के लिए, ठीक है। और 1799 पदों के लिए दरोगा का जो वैकेंसी आ चुका है नोटिफिकेशन, उसका जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा 26/9/2025 से, यानी कि 26 सितंबर से, है कि नहीं? यानी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए, ठीक है ना। और इसी पॉइंट, ठीक है ना, इस वैकेंसी को आपका मद्देनजर देखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा देखिए मेरे पास भी समय की कमी रहती है, ठीक है ना। तो इस कारण क्या होता है कि और भी अदर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा समय नहीं रह पाता है कि उसका वीडियो ला सकें। लेकिन चूंकि मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री चल रहा है, बायो का चूंकि जा ही रहा है, तो बायो का और वीडियो है। साथ साथ मेरा एक और कोशिश रहेगा कि अगर जैसी समय मिले तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी वीडियो आपके लिए लाया जाए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिस्ट्री जो स्टार्ट करना है वो एंशिएंट से स्टार्ट करें या सीधा मॉडर्न ही आपके लिए लाएं, ठीक है ना। कृपया करके आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है ना। और इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का जो है, ठीक है ना, वजन क्या है, किसी भी एग्जाम में ज्यादा है, ठीक है। तो देखा जाए तो एग्जाम के पर्पज से इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा मायने रखता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश रहेगा कि, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी ही आपको पहले से स्टार्ट करें। अगर कुछ इसका क्वेश्चन, अगर इसका कुछ होगा तो इसका भी आएगा, है कि नहीं। जैसा भी होगा आप लोग, ठीक है ना, प्लीज सजेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर और भी अच्छा होगा कि ये आपके हिसाब से आए, ठीक है ना, तो वो आपके लिए भी ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जीके जीएस का जो मेरा है ना, जैसे कि या तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएं, या तो पॉलिटी पढ़ाएं जैसे आने वाले समय में, या अभी जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, या फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो मेन मोटो है ना कि पूरा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना, समझ में आ रहा है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, ऐसा जीएस देना कि एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए तो वो कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। समझ में आ रहा है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।